नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं, एकदम दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और एकदम शानदार हैं। तो चलिए भाई, आप बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने नहीं कराया, तो मैंने सोचा चलो उसकी क्लास ले लेते हैं, क्योंकि आज सैटरडे में सभी क्लासेस ऑफ होती हैं, तो आपकी क्लासेस मैंने इसीलिए आज लगवा ली है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सभी मेरे प्यारे साथी एकदम बढ़िया हैं और बढ़िया से अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। और आपको जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि जो मंडे है, जब मैंने आपका बैच खत्म किया था तो आपको बताया था कि इस वाले मंडे को छोड़कर नेक्स्ट मंडे, यानी जो अब आएगा ये वाला मंडे जो है, इससे आपके प्रैक्टिस सेट भी शुरू हो रहे हैं दोपहर 2 बजे। तो प्रैक्टिस सेट्स की आप लोगों की डिमांड थी, तो प्रैक्टिस सेट भी मैंने आपके करा दिया शुरू। तो आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कर लेते हैं। और जो भी टॉपिक आप छोटे छोटे जैसे टेलीग्राम में बोलते रहते हो कि मैम प्लांट टिश्यू नहीं हुआ है, आप बोलते हो मैम प्लांट डिजीज नहीं हुआ है। प्लांट डिजीज प्यारे साथियों मैंने आपको पीडीएफ अटैच करा दी है, उसमें आपको पढ़ना कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ डिजीजेस के आपको वो पूछेगा कि कौन सी बीमारी कौन करता है, ठीक है। जो कि एक प्रैक्टिस सेट के जरिए मैं आप लोगों को बताऊंगी भी कि पहले या अब तक क्वेश्चन कैसे बने हैं और कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मंडे से प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहे हैं, तो उसमें मैं आपको प्लांट डिजीज से एक पूरा प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगी, जहां से वो चीजें आपको पूरी समझ में आ जाएंगी। प्लांट टिश्यू से भी ज्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं बनते, क्योंकि उसमें पढ़ाने वाली कोई चीज नहीं है, समझाने वाली बेसिक कोई चीज नहीं है। वहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये तरीका आपको जानना ज्यादा जरूरी है। तो मैं प्लांट टिश्यू का भी पूरे 2 प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगी, जिसमें आपका एक भी क्वेश्चन पेपर से फिर बाहर नहीं जाएगा। तो प्लांट टिश्यू पूरा टॉपिक वहां पे आप कवर कर जाओगे। तो कहने की बात यह है कि प्रैक्टिस सेट के जरिए भी हम आपका रिवीजन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में ऐसे टॉपिक जो क्लास में पढ़ाने के लिए उनमें कुछ नहीं है, यानी वो पूरे थ्योरेटिकल है, तो क्लास में आपको मैं पूरा थ्योरेटिकल नहीं बता सकती। लेकिन जितना प्रैक्टिस सेट से कर जाओगे तो वही सेम या उसी कंटेंट से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो इसीलिए वो टॉपिक मैंने आपको इसीलिए क्लास में नहीं कराया, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है। पूरा थ्योरेटिकल करके कोई फायदा नहीं, जितना फायदा प्रैक्टिस सेट से ले लोगे, तो वो वहां पर हम प्रैक्टिस सेट से करेंगे, ठीक है बेटा। जो पीडीएफ है प्लांट डिजीज वाली, वो मैंने आप लोगों को अटैच करवाई थी। एक बार मैं डेट देखकर बताऊंगी कि किस में अटैच कराई थी, क्योंकि आप लोगों को मैंने उस दिन बोला भी था स्पेशली कि मैंने अटैच करा दी है। एक बार मैं देख लेती हूँ और आपको बता देती हूँ, ठीक है, कि मैंने वो किस में अटैच कराई थी। फिर आप लोग उस पीडीएफ को जाकर देख लीजिएगा, ठीक है प्यारे साथियों। चलो 1 सेकंड देंगे मुझे, मैं बता देती हूँ, फिर अपना टॉपिक हम लोग करेंगे शुरू, ठीक है। चलिए 1 सेकंड रुक जाइए। तो आपको लगभग ऐसा मानकर चलो कि 22 जुलाई के आसपास जो आपकी क्लास हुई थी, ठीक है, 22 जुलाई के आसपास जो आपकी क्लास हुई थी, उसमें आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। या आपकी जो सबसे लास्ट वाली क्लास अभी तक हुई है, उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा। तो उसी में आपकी जो पीडीएफ है वो अटैच है प्लांट डिजीजेस की, ठीक है। तो 22 जुलाई के आसपास की जो आपकी क्लास है, या सबसे लास्ट वाली क्लास जो हुई थी, इससे पहले जो एक्सक्रीटरी सिस्टम कराया था, उसमें आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। समझ में आ गई बात। संडे टू मंडे नहीं बेटा, ये प्रैक्टिस सेट आपके मंडे टू सैटरडे हुआ करेंगे, संडे में नहीं। संडे में आप अपना खुद का प्रिपरेशन करा करो, ठीक है। आ जाओ। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने टॉपिक की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो भाई आ जाओ, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पढ़ा दिया जाए। बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे टेलीग्राम में, और मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि क्लासेस ज़्यादा हो रही थी, और कल बिहार की मैराथन भी थी, उनका बच्चों का पेपर था, तो इसीलिए क्लास नहीं लगवा पा रही थी। अब मैं आज सैटरडे है, फ्री हूँ, तो इसीलिए आपकी क्लास जो है वो लग गई है। तो भाई हेडिंग आप लोग देंगे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो चलिए भाई बात करते हैं श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र में सबसे पहले मैडम हमें ये बताओ कि श्वसन क्या होता है। हमें सबसे पहले बताएं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, जब भी आप सांस लेते हो, जब भी आप क्या करते हो, सांस लेते हो, तो आपके सांस के साथ ऑक्सीजन
आपके शरीर में जाती है, ठीक है। जब भी आप सांस लेते हैं, प्रैक्टिस सेट कहाँ बेटा, प्रैक्टिस सेट हमेशा यूट्यूब पर होते हैं, तो प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर होंगे, ठीक है। कोई भी प्रैक्टिस सेट अगर आपका शुरू होता है तो वो यूट्यूब पर होता है, ठीक है। गत वर्ष के क्वेश्चन ही कराना आरआरबी के प्रैक्टिस में, बेटा मैं गत वर्ष के भी कराऊंगी और मैं वो भी कराऊंगी जो पेपर में आने की संभावना है, मैं वो भी कराऊंगी, ठीक है। तो पिछले वर्षों के भी कराऊंगी और बेटा वो भी कराऊंगी जो आने की संभावना है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जबरदस्त तैयारी हम लोग कर कर चलेंगे अब, ठीक है। चलो तो आओ अब हम लोग बात करते हैं श्वसन की। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम सांस लेते हैं, मान लीजिए ऐसे सांस लिया तो ऑक्सीजन अंदर गई, ऑक्सीजन अंदर जाकर कर क्या रही है, ये ऑक्सीजन अंदर जाकर कर क्या रही है, तो ये ऑक्सीजन अंदर जाकर जला रही है ग्लूकोज को। क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कोई भी चीज अगर जलती है उसको जलाने में ग्लूकोज की आवश्यकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता जरूरी होती है। अगर आपको कोई चीज जलानी है तो वहां ऑक्सीजन जरूर होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार आपके शरीर में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपकी कोशिकाओं का ईंधन है, ईंधन। तो आपकी कोशिकाओं के पास जो ग्लूकोज रखा हुआ है उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन आपको चाहिए। तो जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को जलाती है और ग्लूकोज जलकर, क्यों जलेगा ग्लूकोज, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ग्लूकोज बर्न नहीं होगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो खाना खाने से ग्लूकोज बना, सांस लेने से ऑक्सीजन गई, दोनों क्या हुए, ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज को बर्न करेगी, तो आपको बदले में एनर्जी मिलती है, ऊर्जा। इसी एनर्जी से हम काम कर पाते हैं, हम जिंदा रह पाते हैं। तो प्यारे साथियों, जब तक हम खाना खा रहे हैं, जब तक हम श्वसन कर रहे हैं, तब तक हम जिंदा हैं। जिस दिन हमने खाना बंद कर दिया, जिस दिन हमने श्वसन करना बंद कर दिया, उस दिन हम मर जाएंगे, ठीक है। तो भाई श्वसन क्या होता है, आप लोग बताएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जलना, ठीक है, ग्लूकोज का जलना। तो भाई श्वसन क्या होता है, आप बताएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जलना व कार्बन डाइऑक्साइड जलना, व कार्बन डाइऑक्साइड और जल व ऊर्जा का निर्माण करना, ऊर्जा का निर्माण करना, ये होता है प्यारे बच्चे श्वसन, ठीक है। तो आप लोग बताओगे कि श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जलना व कार्बन डाइऑक्साइड और जल व ऊर्जा का निर्माण करना। तो आप लोग बताओगे बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, burning of glucose in the presence of, in the presence of, in the presence of glucose, in the presence of oxygen, and formation of, and formation of, formation of carbon dioxide, ठीक है, water and energy। तो भाई ये जब आपके शरीर में ग्लूकोज जलेगा तो बदले में कौन सी चीजें निकलती हैं, आप बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड। भाई जब आप सांस छोड़ते हो तो आपको पता है आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो, ठीक है। दूसरा जल, मैम जल तो हम नहीं छोड़ते, तो जल का मतलब है वाष्प। कभी आप ट्राई करना रजाई में मुंह ढककर ऐसे अपने फोन को चलाना, ठीक है, या आप गाड़ी में बैठे रहते हो, आपने देखा है गाड़ी में जब हम सर्दियों में बैठते हैं तो जो गाड़ी के शीशे उन पर ओस सी जम जाती है, तो शीशे दोनों तरफ से बंद है, उसमें बैठकर हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो हम सांस जब छोड़ रहे हैं तो सांस के साथ जो जल वाष्प है वो भी निकलती है। जैसे आप रजाई में ढककर ऐसे ऐसे फोन को चलाओगे तो फोन का ये जो ग्लास है इस पर ओस सी जम जाती है, ऐसे आप फिंगर घुमाओगे तो आपको यहाँ पर ओस सी जमी हुई दिखेगी। तो प्यारे बच्चों, जब हम लोग सांस करते हैं या जब हम श्वसन करते हैं तो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल वाष्प को हम छोड़ते हैं, यानी जल को हम छोड़ते हैं बेटा, ठीक है। समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आई बात।
तो ये होता है बेटा आप लोगों का श्वसन। तो इस पूरी क्रिया को हम रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, श्वसन के नाम से जानते हैं। अब आ जाओ बात करते हैं कि मैम जो श्वसन होता है ये हमारे बॉडी के अंदर श्वसन को करने वाले मुख्य ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग बताएंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अब हम बात करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे श्वसन अंगों की। तो प्यारे साथियों, हमारे शरीर में जो श्वसन की क्रिया होती है इसको करने के लिए बहुत सारे अंग हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आपको कभी भी पूछता है कि श्वसन के मुख्य अंग कौन से होते हैं, हमारे शरीर में श्वसन को करने के लिए मुख्य अंग कौन से होते हैं, मेन ऑर्गन कौन से होते हैं, तो आप लोग बताकर चलोगे कि हमारी बॉडी में श्वसन की क्रिया करने के लिए जो मेन ऑर्गन होते हैं वो होते हैं लंग्स यानी फेफड़े। तो हमें जो डिटेल में बातें पढ़नी है वो फेफड़ों के बारे में पढ़नी है। आपको पेपर में आएगा कि हमारे शरीर में मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से होते हैं, तो आप बताओगे फेफड़े होते हैं, लंग्स। तो चलिए पहले लंग्स की बात करते हैं, फिर लंग्स से संबंधित संरचनाओं के बारे में ही मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आओ भाई, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मैम जो लंग्स होते हैं इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई फेफड़े जो होते हैं इनके अध्ययन को क्या कहते हैं। फेफड़ों के अध्ययन को कहा जाता है पुल्मोनोलॉजी। क्या कहते हैं? पुल्मोनोलॉजी, ठीक है। तो पुल्मोनोलॉजी कहा जाता है फेफड़ों के अध्ययन को, पुल्मोनोलॉजी। तो पुल्मोनोलॉजी होता है फेफड़ों का अध्ययन, तो फेफड़ों के अध्ययन को कहा जाता है पुल्मोनोलॉजी। अच्छा मैम, फेफड़े जो होते हैं हमारे, ये फेफड़े किस रंग के होते हैं? हमारे फेफड़ों का नेचुरल कलर क्या होता है? हमारे फेफड़े जो होते हैं ये वास्तव में किस रंग के होते हैं? नेचुरल कलर क्या होता है हमारे फेफड़ों का? तो हमारे जो फेफड़े होते हैं इनका नेचुरल कलर होता है पिंक। तो भाई आपके जो फेफड़े हैं ना, अगर आप अपने फेफड़ों को देखेंगे तो आपके जो फेफड़े हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं, गुलाबी कलर के होते हैं हमारे फेफड़े। अब हम अपने फेफड़ों को कई बार सिगरेट पीकर, कई बार ऐसा होता है कि हम पोल्यूटेड जगह पर रहते हैं, पोल्यूशन वाली जगह पर, तो हमारे फेफड़ों में कुछ बीमारियां हो जाती हैं। जैसे आपको पूछेगा कि काला फेफड़ा रोग कहाँ होता है, काला फेफड़ा रोग, तो हमारे फेफड़े कई बार काले हो जाते हैं। तो काला फेफड़ा रोग किसको होता है? ब्लैक लंग डिजीज किसके अंदर देखने को मिलती है? तो काला फेफड़ा रोग होता है उनके अंदर जो कोयले की फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति कोयले की फैक्ट्री में काम करते हैं, कोयला फैक्ट्री, ज्यादातर कोयला फैक्ट्री के अंदर जो काम करते हैं वर्कर्स, उनके फेफड़ों में कोयले के छोटे छोटे कण जाकर जम जाते हैं जिससे उनके फेफड़े काले हो जाते हैं। इसी को कहते हैं काला फेफड़ा रोग। तो आपको पेपर में आएगा कि किस व्यवसाय से संबंधित लोगों के फेफड़ों में काला फेफड़ा रोग देखने को मिलता है। तो आप कहेंगे कि हमारे जो फेफड़े हैं वो तो नेचुरली पिंक होते हैं, लेकिन अगर हमारे फेफड़ों में बीमारी हो गई है, तो अगर कोई व्यक्ति कोयले की खदानों में काम कर रहा है तो कोयले के छोटे छोटे पार्टिकल, क्योंकि वहाँ कोयला निकलता है, धूल उड़ती है, वो धूल सांस के साथ जाकर फेफड़ों में बैठ जाती है, तो फेफड़ों में काला फेफड़ा रोग हो जाता है, ठीक है। ये आपको समझना है। आगे अगर पूछे आपको कि मैम काला फेफड़ा रोग तो होता ही होता है, एक होता है सफेद फेफड़ा रोग, एक होता है सफेद फेफड़ा रोग। तो आपको पूछे कि सफेद फेफड़ा रोग कब होता है, व्हाइट लंग डिजीज कब होती है, तो भाई व्हाइट लंग डिजीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो व्हाइट लंग डिजीज भी आपको पेपर में पूछी जा सकती है, व्हाइट लंग डिजीज। तो व्हाइट लंग डिजीज की अगर बात करते हैं तो आप लोग बताना कि जो सफेद फेफड़ा रोग होता है ये कपास, प्यारे साथियों, और पेपर, यानी पेपर जो होता है, ठीक है, कपास हो गया, पेपर हो गया, और बेटा कपड़ा हो गया, इनमें से कोई सा भी दिया जा सकता है पेपर में।
कपास की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कपास के छोटे छोटे पार्टिकल आ जाते हैं फेफड़ों में। पेपर की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, पेपर के छोटे छोटे पार्टिकल जम जाते हैं। भैया कपड़ों की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो कपड़े जहाँ पे सूत काटा जाता है, जैसे कपास ही होता है बेसिकली सूत, बट इनमें से कोई भी आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं उनके फेफड़ों में देखने को मिलता है सफेद फेफड़ा रोग। ठीक है, हाँ भाई, तो लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिखोगे कॉटन की फैक्ट्री में अगर कोई काम कर रहा है, पेपर बनता है जहां पर, ठीक है बेटा, जहां पर क्लॉथ्स बनते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पर जो फैक्ट्री लगी हुई होगी या जिन फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करेंगे उनके फेफड़ों में जाकर जम जाती है ये छोटे छोटे पार्टिकल, इन्हीं से हो जाता है सफेद फेफड़ा रोग। अब हम आगे बात करेंगे कि मैम हमारे फेफड़े जो हैं एक झिल्ली में बंद होते हैं। हमारे फेफड़ों के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? तो हमारे फेफड़ों में पाई जाती है एक झिल्ली, उस झिल्ली का नाम है प्लूरल झिल्ली। तो प्लूरल झिल्ली कहाँ होती है आपको पेपर में पूछ लेगा। तो प्लूरल झिल्ली जो होती है ये हमारे फेफड़ों के चारों तरफ होती है। तो हमारे फेफड़े एक झिल्ली में बंद होते हैं जिसे कहते हैं हम प्लूरल मेम्ब्रेन। तो प्लूरल झिल्ली होती है हमारे फेफड़ों के अंदर। ठीक है, मान लीजिए ये आप लोगों के लंग्स हैं भाई, मान क्या लो ये तो लंग्स ही हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे लंग्स हैं। तो तुम्हारे लंग्स के चारों तरफ ऐसे ऐसे एक झिल्ली होती है, तुम्हारे फेफड़ों के चारों तरफ एक झिल्ली होती है इस तरीके से। तो यही झिल्ली कहलाती है प्लूरल मेम्ब्रेन। तो आपके जो फेफड़े हैं ये प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं। अब यही झिल्ली जो है आपके फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है। भाई कोई भी झिल्ली हो हमारे शरीर में, कोई भी झिल्ली हो, वो हमेशा हमारे अंगों को प्रोटेक्शन ही देती है। ठीक है, तो जैसे कि आपने लंच बॉक्स में सब्जी रखी, अब कई बार क्या होता है कि सब्जी पतली है, टिफिन से निकल जाती है। तो हम जब बचपन में मम्मियाँ क्या करती थी, हमारे टिफिन को एक पॉलीथीन में पैक कर देती थी, जिससे अगर सब्जी निकलती भी थी तो वो पॉलीथीन में रहती थी, हमारा बैग, हमारी बुक्स गंदी नहीं होती थी। तो वैसे ही हमारे फेफड़े होते हैं या हमारी जो बॉडी के ऑर्गन है वो भी एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर में बंद है, एक थैली में बंद होते हैं, जिससे कि हमारे अंगों को सुरक्षा मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, तो हमारे फेफड़ों के चारों तरफ जो झिल्ली होती है वो होती है प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है प्यारे साथियों, अब हम आगे बात करेंगे कि मैम जो आप लोगों के फेफड़े हैं या हमारे फेफड़े हैं इनका बेसिक वजन कितना होता है। तो फेफड़ों का वजन कितना होता है भाई, तो वेट की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे फेफड़ों का वजन ऑलमोस्ट अगर मैं बताती हूँ तो आप लोग बताकर चलोगे 1 से 1.7 किलोग्राम के आसपास होते हैं हमारे फेफड़े। ठीक है, तो आप लोग बताकर चलोगे ऑलमोस्ट कि 1 से 1.7 किलोग्राम के आसपास हमारे फेफड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना वजन होता है हमारे फेफड़ों का। आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग अब बात करेंगे कि मैम जो हमारे फेफड़े होते हैं इनके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं हैं जो श्वसन में सहायक होती हैं, जो रेस्पिरेशन में हमारी मदद करती हैं। अगर हम फेफड़ों की बात करते हैं बेटा, तो अगर आप इस फोटो को देखोगे, ये फोटो अगर आप देखोगे तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि भाई ये आप लोगों के फेफड़े हैं, रेड रेड, या आपको जो ये लाल लाल रंग के जो दिख रहे हैं ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इजीली कि ये आप लोगों के क्या है बच्चा, फेफड़े हैं। अब ये आप लोगों के फेफड़े हैं तो आप लोग बताकर चलेंगे कि मैम फेफड़ों के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं हैं जो रेस्पिरेशन में हमारी हेल्प करती है। तो देखो जब आप सांस लेते हो बेटा, सबसे पहले आप नाक के द्वारा सांस लेते हो, नेजल यानी जो आपकी नाक होती है। तो नाक यानी आपकी जो नोज है वहां से आप सांस लेते हो। क्यों लेते हो, ध्यान से सुनना इस बात को, ये नोट डाउन करने की बात नहीं है, सब जानते हैं। अगर कोई आपको पूछे कि हमें नाक से सांस लेना चाहिए या हम लोगों को मुंह से सांस लेना चाहिए, ये तो रेड है बेटा, ये तो फोटो है, फोटो में तो कुछ भी दिखा सकते हैं, ये रियल लंग्स थोड़ी है, तो डायग्राम है रियल लंग्स का। ठीक है, अगर आप अपने रियल लंग्स को देखोगे तो वो पिंक कलर के होते हैं। चलो मैं कोशिश करती हूँ रियल लंग्स दिखाने की वरना तुम इसी बात को लेके बैठ जाओगे, ये तो लाल है, ये तो लाल है, ये तो लाल है, ये तो पिंक है ना, ये होते हैं हमारे रियल लंग्स, ये है रियल लंग्स,
ये तुम्हारे रियल फेफड़े हैं। तो कैसे दिख रहे हैं? पिंक दिख रहे हैं। ये तुम्हारे रियल लंग्स हैं बेटा, ठीक है, रियल फेफड़े हैं तुम्हारे। ये जो आपको इमेज यहाँ पर ये दी हुई है, ये तुम्हारे रियल फेफड़े हैं। कैसे दिख रहे हैं? पिंक दिख रहे हैं ना। तो हमारे जो नेचुरल फेफड़े, नेचुरल लंग्स होते हैं, मतलब नेचुरल कलर जो हमारे लंग्स का वो पिंक होता है, ठीक है। ये तो एक इमेज है जो आपको दिखा रखी है। अब हम आगे बात करेंगे, और आगे बात करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो अब मैं आपको बताऊंगी, आप जब नाक से सांस लेते हो वो ज़्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि आपकी नाक में छोटे छोटे हेयर हैं, आपके नाक में छोटे छोटे बाल नुमा संरचनाएं जो हवा को फिल्टर कर कर आपके शरीर में भेजती हैं। जबकि अगर आप मुंह खोल के सांस लोगे है तो आपके मुंह के अंदर ऐसे कोई भी छोटे छोटे हेयर नहीं है, तो एयर जो है वो डायरेक्ट, डर्ट जो है वो डायरेक्ट आपके बॉडी में एंटर कर सकती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नाक से सांस लेते हैं। अब आपने नाक से सांस लिया ऐसे करके, एयर पहुंची ऐसे यहाँ पर, तो सबसे पहले एयर आपकी पहुंचेगी फेरिंग्स के अंदर, इसको कहा जाता है ग्रसनी, ठीक है, इसको कहा जाता है ग्रसनी। ग्रसनी प्यारे बच्चे वो जगह आप लोग मान सकते हो जो कि आप लोगों की एक ऐसी जगह है जहां पर आपकी जो खाने की नलिका होती है और श्वसन नलिका होती है वो एक तरीके से यहाँ पर अटैच रहती है। तो ग्रसनी एक ऐसी संरचना है जो आपकी श्वसन नलिका को बेटा और आप लोगों की भोजन नलिका को, ये एक ही रास्ता है जहाँ से श्वसन होकर हवा गुजरेगी और जहां से भोजन होकर गुजरेगा। तो ये ग्रसनी जो है ये एक ऐसी जगह है, यहीं से आप एयर गुजारते हो, जब सांस लोगे हवा भी यहीं को होकर जाएगी, और जब आप फूड खाओगे, भोजन करोगे, तो खाना भी यहीं को होकर जाएगा। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि श्वसन के अंदर वो कौन सी संरचना है जहां से हवा और भोजन दोनों होकर गुजरते हैं, तो बताना ग्रसनी। अब ग्रसनी से नीचे आओगे तो यहाँ पर एक संरचना दिख रही है, इसको कहते हैं लैरिंग्स, इसको कहा जाता है कंठ यानी लैरिंग्स। तो ये लैरिंग्स क्या करता है, ये लैरिंग्स बनाता है ध्वनि। आपको पेपर में आएगा कि हमारे गले में वो कौन सी स्ट्रक्चर है या श्वसन से संबंधित वो कौन सी संरचना है जहां से साउंड क्रिएट होती है, तो यहीं से निकलती है ध्वनि। तो ये कंठनुमा संरचना यहाँ होती है। इसमें क्या होता है, इसी से आपकी ध्वनि निकलती है। जब आप बोलते हो, जैसे मैं भी बोल रही हूँ, तो पहले हवा अंदर जा रही है, हवा जब टकराकर इससे निकलती है तो साउंड होती है, और साउंड को शब्दों में क्रिएट करती है आपकी जीभ। इसीलिए जिनके पास जीभ नहीं होती वो आ ऐसे करते रहते हैं, मतलब गूंगे होते हैं। तो जीभ हमारी साउंड बना रही है, शब्दों को बना रही है, और साउंड यहीं से होकर निकलता है। और ये जो लैरिंग्स होता है, कंठ होता है, यहाँ पर कॉर्टिलेज भी आपको देखने को मिलता है। कॉर्टिलेज की झिल्ली होती है यहाँ, कॉर्टिलेज, यहाँ पर उपास्थि पाई जाती है, कॉर्टिलेज पाई जाती है। तो यहीं पर कॉर्टिलेज भी पाई जाती है बेटा, उपास्थि कॉर्टिलेज यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जब कॉर्टिलेज से हवा टकराती है, जैसे आप ढोलक में हाथ मारते हो तो ढोलक से आवाज निकलती है, वैसे यहाँ कॉर्टिलेज है, तो हवा जब जाती है अंदर तो वो वाइब्रेट होता है और आवाज निकलती है, तभी आप बोल पाते हो। ठीक है, आओ आगे बात करते हैं। अब ग्रसनी के नीचे आपको ये मोटी सी नस दिख रही है, देखो जो मैं बना रही हूँ, ये इसको कहते हैं हम ट्रैकिया, इसको कहते हैं हम ट्रैकिया यानी श्वसन नली। भाई यही है तुम्हारी श्वसन नली, यही लेकर जाती है हवा को तुम्हारे फेफड़ों तक। तो ये ट्रैकिया है, श्वसन नली, यही तुम्हारी हवा को तुम्हारे फेफड़ों में ले जा रही है। देखो इस तरीके से ये रही, तो ये ट्रैकिया जो होती है एक श्वसन नली है, यही फेफड़ों तक हवा ले जा रही है। अब यही श्वसन नली जो है आगे जाकर कई छोटे छोटे हिस्सों में बट गई, जैसे ये हिस्से तुम्हें दिख रहे हैं, ये तो ये जो आपको हिस्से दिख रहे हैं नीले नीले जिसमें मैं पेन चला रही हूँ, ये होती हैं ब्रोनकाई, इनको कहा जाता है प्यारे साथी ब्रोनकाई। तो आपको पूछ लेगा कि ब्रोनकाई जो होती हैं ये कौन सी संरचना में पाई जाती हैं, तो ब्रोनकाई हमारे फेफड़ों में ही पाई जाती हैं। और कई बार इनमें हो जाता है इन्फेक्शन, कई बार इनमें संक्रमण हो जाता है, धूल मिट्टी जाकर इनमें बढ़ जाती है, तो इनमें कई बार संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और उसी इन्फेक्शन की वजह से हमें हो जाती है एक बीमारी ब्रोनकाइटिस, ब्रोनकाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। तो ब्रोनकाइटिस बीमारी जो है वो किसके कारण होती है, तो ब्रोनकाइटिस रोग जो होता है वो ब्रोनकाई के अंदर संक्रमण होने से होता है, इसमें हमारी सांसें फूलने लग जाती है, तो ये होता है ब्रोनकाइटिस बीमारी। ठीक है,
अब अगर आप आगे देखोगे, और मैं पिंक कलर से जो बना रही हूं, ये जो आपको संरचनाएं दिख रही हैं, और संरचनाएं आपको दिख रही हैं, एक सेकंड, क्लास तो सही चल रही है भाई। आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? एक सेकंड दीजिएगा बस। अब आ रही है आवाज? चलो आ जाओ। तो आओ भाई बात करते हैं हम लोग कि मैडम जी यहाँ पर ब्रोंकाइटिस रोग हो जाता है, ये आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा बात कर रहे हैं, क्लास में शायद स्टूडियो से फोन था, कुछ दिक्कत थी, लेकिन यहाँ पे मैंने बता दिया सही चल रहा है, ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ ओके है ना। चलो आओ। तो बेटा आप हमें बताएंगे, आपको ये जो पिंक कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो मैं पिंक कलर से बना रही हूँ, ये वाली स्ट्रक्चर आपको क्या है बेटा? आप बताएंगे इनको कहा जाता है ब्रोंकियोल्स, इनको कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकियोल्स कहाँ पाई जाती हैं? तो ब्रोंकियोल्स भी आप लोगों की फेफड़ों में ही होती हैं, ये भी आपको पूछ सकता है ब्रोंकियोल्स। अब जो मेन संरचनाएं हैं वो होती हैं आपकी एल्वियोलाई। तो यहां पर अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो देखो बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे जो मैं रेड कलर से बना रही हूँ, या रेड कलर से आपको विजिबल नहीं होंगी, ब्लैक कलर से जो मैं बना रही हूँ, तो यहीं पर लास्ट में ऐसे गोल गोल अंगूर के जैसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं, इन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई, हिंदी में कहते हैं कूपिकाएं। तो मेन पार्ट जो है आपके फेफड़ों का वो यही है कूपिकाएं। तो आइए अब हम कूपिकाओं के बारे में बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ से इतनी चीजें हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस भी कराऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, साथ में मैं बताती भी चल रही हूँ, तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी एल्वियोलाई के बारे में। बेटा ये जो आपके फेफड़े हैं ना, इनमें ये जो आपके अंदर की तरफ संरचनाएं बनी हुई हैं, ये तो यहीं पर ऐसी अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो ये जो आपको अंगूर के गुच्छे के जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे रखे हुए हों भाई, या एक साथ गुब्बारे बंधे हुए हों काफी सारे, तो ये संरचनाएं कहलाती हैं एल्वियोलाई। इन संरचनाओं को कहते हैं हम एल्वियोलाई, इनको कहा जाता है बेटा एल्वियोलाई। तो ये संरचनाएं हैं एल्वियोलाई यानी कूपिकाएं। तो भाई आइए हेडिंग डालेंगे अब हम कूपिकाएं, क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चन कूपिकाओं से बनेगा। तो प्यारे बच्चे मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कूपिकाएं क्या होती हैं, कूपिकाएं क्या होती हैं, एल्वियोलाई क्या होती हैं। ठीक है, तो एल्वियोलाई के बारे में अब हम करेंगे बातें। प्यारे बच्चों जो कूपिकाएं होती हैं ये फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो आपके जो फेफड़े हैं इनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यही होती है। ठीक है, संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं।
तो आप बताएंगे एल्वियोलाई को। तो एल्वियोलाई क्या होती है? फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां बेटा, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं लंग्स की। मतलब तुम्हारे जो लंग्स है ना, वो इन्हीं की बदौलत काम कर रहे हैं, एल्वियोलाई की बदौलत। अगर ये एल्वियोलाई खराब हो गई तो प्यारे बच्चों आपके फेफड़े भी खराब हो जाएंगे। तो कहने की बात, यही आपके फेफड़ों को बनाने का काम कर रही है। मेन फंक्शन आपके फेफड़ों में इन्हीं का होता है, एल्वियोलाई का। तो मैम ये एल्वियोलाई कैसी दिखती हैं? तो इनकी संरचना भी पेपर में आती है कि एल्वियोलाई कैसी दिखती हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो मैंने अभी अभी आपको दिखाया कि भाई इनकी जो संरचना होती है ये होती है, आप बताओगे या तो पेपर में मिलेगा गुब्बारों के समान, भाई जैसे बहुत सारे गुब्बारे हों तो गुब्बारों के जैसी लगती हैं ये, या तो बलून लाइक मिल सकता है कि भाई जैसे बहुत सारे बलून हो, बलून लाइक भी बोल सकते हो इनको, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि ये अंगूर के समान संरचनाएं हैं, अंगूर के समान, जैसे कि गुच्छे में अंगूर लगे हुए होते हैं, तो ये ऐसी संरचनाएं हैं। ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर इनको कहते हैं, ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर भी है ये। तो आपको पेपर में आता है कि हमारे फेफड़ों में गुब्बारे नुमा संरचना को क्या कहते हैं, या फेफड़ों में अंगूर के गुच्छे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें फेफड़ों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहते हैं, ये क्या है? तो ऑप्शन दे देगा आप लोगों को कि बंडल ऑफ हिस है, पुरकिंजे फाइबर है, एल्वियोलाई है, ब्रोनकाई है, ऐसे दे देगा। तो आपको पहचानना है एल्वियोलाई। तो ये गुब्बारों के समान होती है या बलून लाइक होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मैम इनका फंक्शन क्या होता है, ये एल्वियोलाई क्या काम करती हैं, इनका कार्य क्या होता है। तो प्यारे साथियों, ये गैसों का आदान प्रदान करती हैं। किस प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान करती हैं? विसरण की प्रक्रिया द्वारा। तो लिखेंगे ये विसरण की प्रक्रिया द्वारा, विसरण होता है डिफ्यूजन, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा, ये विसरण की प्रक्रिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान करती हैं। तो आपके फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कौन सी संरचनाओं के द्वारा होता है? आप बताएंगे एल्वियोलाई के द्वारा। ये भी क्वेश्चन बनता है कि फेफड़ों में कौन सी संरचनाएं गैसों का आदान प्रदान करती हैं, या फेफड़ों के अंदर जो एल्वियोलाई होती हैं ये किस प्रक्रिया का उपयोग करके गैसों का आदान प्रदान करती है। तो भाई ये विसरण की प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान करती हैं। तो आप बताएंगे इनका काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, exchange of gases by the process of डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है ये आप सभी जानते हो, भाई डिफ्यूजन होता है गैसों के अंदर, और गैसें जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ चलती हैं, इसी को कहा जाता है विसरण या फिर डिफ्यूजन। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है, आपको ये समझ में आया कि एल्वियोलाई क्या करती है? गैसों का आदान प्रदान करती हैं। आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, तो ऑक्सीजन को अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने का काम यही करती हैं एल्वियोलाई। तो यही करती हैं गैसों का एक्सचेंज। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा। डिफ्यूजन क्या होता है? फिजिक्स में भी पढ़ा था, केमिस्ट्री में भी, कि जब भी कोई गैस ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाती है, जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं तो स्मेल जो है वो सारे कमरे में फैल जाती है। परफ्यूम्स में क्या होती है? गैसेस होती हैं। तो वो गैसेस जो हैं जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को भागती हैं। आप घरों में तड़का लगाते हो, सब्जी बनाते हो, तड़के में गैस निकलती है, तो आपके घर में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उमस है, वो बाहर को भागती है, खिड़की से निकलकर स्मेल दूर दूर तक पहुंच जाती है। ऐसे करके आ जाओ। अब हम आगे बात करते हैं कि मैम जो एल्वियोलाई के बारे में आपको इतनी चीज़ें हैं जो पढ़नी है। अब हम आगे बात करेंगे। एक बार अगर आप देखोगे तो आप इस फोटो को अगर देखेंगे तो आपको दिखाई भी दे रहा है ये क्या करती है? एंड पॉइंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने आपको ये बता ही दिया कि आपके फेफड़ों में सबसे अंतिम भाग होती हैं, ये बिल्कुल लास्ट में है ना बेटा। देखो काले काले ये लाल लाल से जो धब्बे दिख रहे हैं, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है आपके फेफड़ों का। एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड स्ट्रीम। तो आपके खून में जो ऑक्सीजन आ रही है उसको तो आपके खून के अंदर लेकर जा रहे हैं, और आपके खून से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फेफड़ों से बाहर निकाल रहे हैं। तो खून में ऑक्सीजन और खून से ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं ये। तो ये दोनों काम करती है बेटा, ठीक है। मैम एप्लीकेशन ओनली किसी दिन
बेटा अध्ययन भी हम लोग कैसे करेंगे, अध्ययन भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में साथ के साथ लेती चलूंगी, और मैंने बहुत से अध्ययन आपको साथ के साथ करवा भी दिए हैं। और जो भी पेपर में आपको इंपॉर्टेंट स्टडीज पूछी जा रही है मैं सबका प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस सेट करोगे मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, तो सारे टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे इंक्लूड करूंगी। आप क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है? समझ में आ गई बात, क्लियर? तो आ जाओ आगे बात करते हैं, ठीक? चलो आ जाओ, अब हम आगे बात करेंगे। आगे बात करेंगे तो अब आपके फेफड़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करने पर चलने वाले हैं कि मैम जो श्वसन होता है कितने प्रकार का होता है। तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं श्वसन का प्रकार, ठीक है? अब बात करेंगे श्वसन के प्रकार। तो भाई श्वसन होता है दो तरीके का। श्वसन की अगर हम लोग बात करते हैं तो श्वसन होता है दो तरीके का, या इसको आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कि एक हेडिंग और आ सकती है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब कोशिकीय श्वसन। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो कितने प्रकार से श्वसन की क्रिया करती हैं। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन पूछ ले आपको या टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पूछ ले, एक ही बात है। तो प्यारे बच्चों, कोशिकीय श्वसन या श्वसन की क्रिया दो तरीके की होती है। एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है वायवीय श्वसन, जिसको हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, यानी कि इसको कहा जाता है, आप बोलोगे वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन बोले तो ऐसा श्वसन जिसको करने के लिए वायु की आवश्यकता है, और वायु की आवश्यकता है तो वायु में ऑक्सीजन होती है। तो दैट्स मीन ऐसा श्वसन जिसको करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। तो आप लोग बताएंगे इसको करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पेपर में आएगा कि वो श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या जिसको करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। तो ऐसा श्वसन जिसको करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको ही आप ऑक्सी श्वसन भी कहते हो, ठीक है, या उसी को आप वायवीय श्वसन भी कहते हो। तो ऑक्सी श्वसन और वायवीय श्वसन ये एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत हो उसको कहा जाता है वायवीय श्वसन। दूसरा होता है बेटा अवायवीय श्वसन। दूसरा है अवायवीय श्वसन। बहुत सिंपल भाई, अवायवीय श्वसन है तो आपको पता चल रहा है एनएरोबिक, दैट्स मीन इसको करने के लिए एयर की जरूरत नहीं है। मतलब इसको करने के लिए एयर की जरूरत नहीं है, तो मतलब एयर नहीं है तो ऑक्सीजन भी नहीं है, तो इसका मतलब इसको करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो वो श्वसन जिसमें ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम अवायवीय श्वसन। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है बेटा, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। इसको करने के लिए आपको ऑक्सीजन की नीड नहीं है, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है। तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत हो, वो होता है वायवीय या ऑक्सी श्वसन। जिसको करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है उसको कहते हैं अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन। इसी को कहा जाता है अनॉक्सी श्वसन, ठीक है, इसी को कहा जाता है अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी रेस्पिरेशन, ठीक है बेटा। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आओ हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दोनों के बारे में दूसरा पॉइंट क्या है? तो दोनों के बारे में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वायवीय और अवायवीय की फिर से बात करेंगे। तो वायवीय श्वसन की अगर बात की जाएगी, वायवीय श्वसन की अगर बात करेंगे और अवायवीय श्वसन की अगर बात करेंगे, तो बच्चे जो वायवीय श्वसन होता है इसका एक और नाम है, इसको हम लोग क्रैब चक्र भी कहते हैं, क्रैब चक्र, इसको हम लोग क्रैब चक्र भी कहते हैं।
तो इसका एक और नाम है, इसे हम क्रैब चक्र भी कहते हैं बेटा। ठीक है, तो लिखेंगे ऑल्सो नोन एज क्रैब साइकिल। प्यारे बच्चे, इसका एक और नाम है, इसको वायवीय श्वसन को हम क्रैब चक्र भी कहते हैं, या एक और चक्र के नाम से इसको जाना जाता है, यहां लिख रही हूं सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं इसे। तो कभी भी पेपर में आ जाए कि सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल किसको कहते हैं, तो सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल दोनों ही वायवीय श्वसन के नाम है, एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम है ये दोनों। ठीक है, अगर आपको पूछे कि अवायवीय श्वसन का भी कुछ और नाम है, तो इसको कहा जाता है ईएमपी पाथवे। इसको हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, यानी कि इसका भी एक और नाम है, इसको हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। अब मैं ईएमपी पाथवे की फुल फॉर्म तो अभी लिखवाऊंगी। सबसे पहले हम एक और पॉइंट लिख लेते हैं। आपको कभी भी पूछेगा पेपर में कि वायवीय श्वसन की खोज किसने करी थी, तो आप लोग बताना कि वायवीय श्वसन की जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रैब। हैंस क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी थी बेटा किसकी, आप बताओगे, वायवीय श्वसन की। तो भाई क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था, इसीलिए इसको क्रैब साइकिल कह देते हैं। तो क्रैब साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए हम वायवीय श्वसन को क्रैब चक्र कहते हैं, क्योंकि क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने ही इसको ढूंढा था। ठीक है, अब अगर हम यहां पर बात करें कि मैम ईएमपी की फुल फॉर्म क्या है, या ये जो अवायवीय श्वसन है इसकी खोज किसने करी थी, तो आप लोग बताएंगे कि अवायवीय श्वसन की जो खोज करी थी। ठीक है, अगर आपको पूछे कि अवायवीय श्वसन की खोज किसने करी थी, अब लो, उधम सिंह जी, आपने कोशिका वाला चैप्टर देखा है उठाकर? उधम सिंह जी का जो है जवाब कि मैडम जी आपने डीएनए नहीं कराया, आपने आरएनए नहीं कराया। मैं अब आप लोगों को एक बात समझा देना चाहती हूँ क्लियरली कि प्यारे बच्चे, आप कितने टॉपिक खूंद कर लेकर आते रहो। अब कई बच्चों की डिमांड है आपने आंख भी नहीं कराया। ठीक है, आपने डीएनए, बेटा डीएनए आरएनए आपने कोशिका वाला चैप्टर देखा है, उसमें न्यूक्लियस वाला पॉइंट देखा है, केंद्रक वाला। केंद्रक में मैंने आपको डीएनए और आरएनए पूरे पढ़ा रखे हैं। डीएनए और आरएनए केंद्रक वाले चैप्टर में, केंद्रक वाले पॉइंट के अंदर मैंने आपको पूरे पढ़ा रखे हैं बेटा। समझ में आई बात? और प्रैक्टिस सेट आपके मंडे से शुरू हो रहे हैं, 5 तारीख से दोपहर 2 बजे में। ठीक है, तो आप लोगों को, मुझे ये समझ नहीं आता कि हम आपको तैयार है सारी चीजें कराने के लिए प्रैक्टिस सेट से, पता नहीं आपको बार बार क्यों टस लगी पड़ी है कि मैडम जी ये टॉपिक भी नहीं है। बेटा पहले आराम से देख तो लो, डीएनए आरएनए मैंने करा दिया है आपको। ठीक है, और आंख के पीछे आप जो पड़े हुए हो, एक दिन मैं प्रैक्टिस सेट स्किप कर ना तुम्हें आंख ही कराऊंगी, माँ कसम। एक दिन मैं यूट्यूब पर तुम्हें प्रैक्टिस सेट रोककर आंख ही कराऊंगी। आज तो मैंने सैटरडे में, इसलिए तुम सोचते हो कि मैडम की तो शेड्यूल खाली है, मैम जब चाहे क्लास ले लेंगी। बेटा आज सैटरडे में मेरी क्लासेस दूसरी एप्लीकेशन पर ऑफ रहती हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी आज यहाँ क्लास लगवाई है ये। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को, क्योंकि सैटरडे में आपका प्रैक्टिस सेट वैसे भी चलेगा, अब तो प्रैक्टिस सेट चलेंगे तो आप सैटरडे में प्रैक्टिस सेट लोगे फिजिक्स का, लेकिन चाहे मुझे मंडे में, चाहे मुझे ट्यूसडे में, चाहे मुझे वेडनेसडे में एक दिन प्रैक्टिस सेट रोककर आपको आंख कराना पड़े, मैं आपको आंख जरूर करवाऊंगी। एक टॉपिक तुम्हें ना कराएं, तुम्हारी तो बस वही टॉपिक दिखता है फिर कि ये टॉपिक नहीं हुआ, जैसे कि तुमने पेपर आउट कर दिया है कि वहीं से पेपर क्वेश्चन आएगा। और मैं बार बार बोल रही हूं कि मैं आंख का पूरा प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगी, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आंख टॉपिक से जाएगा नहीं। फिर भी तुम्हें ये लगी पड़ी है कि आंख टॉपिक नहीं कराया, भाई आंख टॉपिक नहीं कराया, आंख तो तुम्हें मैं जरूर करवाऊंगी, चाहे मुझे कल संडे में क्लास लगवानी पड़े। आ जाओ इधर। खोज इसकी जो करी थी वो 3 साइंटिस्ट ने मिलकर करी थी। एबेंडन नाम के साइंटिस्ट थे, एबेंडन नाम था बेटा, E फॉर एबेंडन, M फॉर मेयरहोफ। ठीक है, M4 होगा मेयरहोफ,
मेयर होफ। और तुम्हारा आंख ना इतना सा टॉपिक है, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, देख लेना। कल मैं आंख की क्लास लगवाऊंगी तुम्हारी और आधे घंटे में खत्म है वो। मेयर होफ, ठीक है प्यारे बच्चे, मेयर होफ। क्योंकि मैं बोल रही हूँ, तुम्हें विश्वास ही नहीं है टीचर पे, मैं बोल रही हूँ कि मैं आंख का पूरा प्रैक्टिस सेट तुम्हें कराऊंगी। प्रैक्टिस सेट में एक भी क्वेश्चन आंख से आपका बाहर नहीं जाएगा। जितने भी आंख से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे प्रैक्टिस सेट में लाऊंगी। तुम्हें बस वो नहीं पढ़ना, तुम्हें तो बस ये जिद है कि आंख टॉपिक नहीं कराया। एबेंडन, मेयर होफ और आंख के बारे में ना, आंख के जो लेंस होते हैं, आंख की फोकस दूरी, ये सब तुम फिजिक्स में करते हो, पर तुम्हारी तो जिद है कि मैडम आपने आंख नहीं कराया। आ जाओ, एबेंडन हो गया बेटा, एबेंडन, एबेंडन हो गया, मेयर होफ हो गया, मेयर होफ, ठीक है मेयर होफ। और तीसरा होता है P4 पारनास। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर किसकी खोज करी थी बेटा, जिन्होंने मिलकर खोज करी थी अवायवीय श्वसन की, अवायवीय श्वसन की, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तुम्हें डांट लगा दो, तुम सॉरी बोलने लग जाते हो। कोई बात नहीं बच्चा, मैंने कहा ना मुझे पता है तुम्हारी डिमांड आ रही है आंख टॉपिक की, तो मैंने आपको कन्फेस करा है ना कि मैं उसको प्रैक्टिस सेट में कराऊंगी, मैं पूरे क्वेश्चन कराऊंगी वहां से आप लोगों को। आप उस पूरे प्रैक्टिस सेट को देखना, आपको पूरे प्रैक्टिस सेट को देखोगे समझ में आएगा कि भाई हाँ आंख में कौन सा लेंस होता है मैं बताऊंगी आपको, आंख की फोकस दूरी कितनी होती है मैं बताऊंगी आपको, आंख में कौन कौन सी मांसपेशियां होती है वहां मैं बताऊंगी आपको। तो सारे क्वेश्चन लूंगी ना, वहां ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और ऐसे ऐसे आंख होगी बेटा। समझ में आ रही है ना बात, तो वो तुम्हारे फायदे के लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ तो मैं पूरा आपको समझा के चली जाऊंगी आंख, फिर नहीं आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेगा, क्या बनेगा। तो प्रैक्टिस सेट में मैं आपको डिस्पेक्टिव चीजें भी बताती चलती हूँ जहाँ जरूरत होती है, और वहाँ क्वेश्चन भी बताती हूँ, तो आपको चीजें सारी समझ में आती चली जाती है। तो आंख एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2 या 3 तरीके के ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा आंख के अंदर जो आपकी नसल्स है उनको पूछ लेता है, ऑप्टिक नर्व्स ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा, कॉर्निया क्या है, कॉर्निया दान करते हैं, आंख में कौन सा लेंस होता है, आंख में कितने मेगापिक्सल का लेंस होता है, फोकस दूरी कितनी है आंख की, और ये चीजें तुम पढ़ते हो। न्यूनतम फोकस, स्पष्ट दृष्टि को देखने के लिए न्यूनतम फोकस दूरी, अधिकतम फोकस दूरी, ये सब तुमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। ये क्वेश्चन बनते हैं आंख से, ठीक है बच्चा। आ जाओ, और रही बात डीएनए की, तो डीएनए मैंने पूरा पढ़ाया है तुम्हें, जाके आप अपनी कोशिका वाले चैप्टर को देखो, उसमें मैंने डीएनए पढ़ाया है, ठीक है। आ जाओ, तो ये हो गया भाई इसकी फुल फॉर्म, एबेंडन, मेयरहोफ, पारनास, ठीक। क्योंकि मुझे बार बार टेलीग्राम में भी आपके वही मैसेज रहते हैं बेटा, जब मैंने आपको एक बार समझा दिया कि मैं आंख का पूरा प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, तो आप क्लास भी देखते हो भाई, लाइव नहीं देखते तो रिकॉर्डेड देखते हो, सुनते तो होगे कि मैम ने क्या कहा है। जब आपने वो बात सुन ली है तो आप ही टेलीग्राम में बार बार टैग करके आपने आंख नहीं कराया, आपने आंख नहीं कराया, ये तो वो वाली बात होगी कि भाई कैसे भी समझा लो बस तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैंने तसल्ली करके आपको अच्छे से समझाया है कि बच्चा मैं आंख का पूरा प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, आपको कराऊंगी तो मैं ही ना बेटा, मेहनत तो मेरी है ना, आप लोग देखोगे कराऊंगी मैं। आपको लग रहा है कि मैं मेहनत से बच रही हूँ, हम मेहनत से नहीं बच रहे, एप्लीकेशन पर पूरा दिन बिजी रहते हैं बेटा, तो वो तो स्लॉट निकालना पड़ता है और टाइम से ही आपका हमें सिलेबस खत्म करना पड़ता है। अब मैंने टाइम से आपका सिलेबस खत्म करा है, उसमें से जो भी चीजें रह गई हैं तो वो मैं अपनी तरफ से तुम्हें दूंगी। कब दूंगी, चाहे मैं वो प्रैक्टिस सेट में दूं, चाहे मुझे वहां ज्यादा से ज्यादा थ्योरी समझानी पड़े आपको, लेकिन कराऊंगी मैं उस चीज को, कराऊंगी मैं ही ना बेटा, क्योंकि वहां मैंने स्लॉट खाली करवाया है तुम्हारे लिए, वो प्रैक्टिस सेट मैंने वहां लगवाया है तुम्हारे लिए, तो वहां वो टाइम मेरा है, तो मैं उसमें आपको कैसे भी करके कैसे भी समझाऊं, चाहे उस दिन मुझे बस 15 क्वेश्चन कराने हो, बाकी थ्योरी करानी हो, लेकिन मुझे पता है बच्चे को समझाना है। लेकिन तुम फिर भी यही करते रहोगे, मैम आंख नहीं कराया आपने, आंख नहीं कराया आपने। बेटा कराएंगे, सब कराएंगे, आपका सारा टॉपिक कराएंगे, ठीक है। इतना गुस्सा नहीं करते बच्चों पर तुम्हारे तो मैं मार लगाऊंगी, ठीक है। तुम सिलेक्शन लेकर तो आओ, फिर मैं तुम्हें मार लगाऊंगी। आओ आगे बात करो, तो भाई आगे बात करते हैं हम लोग। अरे भैया कितनी सारी मिनट मैंने तुम्हें डांटने में बर्बाद कर दी। वायवीय श्वसन जो होता है बच्चा, ये कहाँ होता है, पूरी एक कोशिका की बात करते हैं, तो कोशिका में वो कौन सी जगह है जहां वायवीय श्वसन होता है, ठीक है। ये तो मैं मजाक कर रही थी, मैं गुस्सा नहीं हूं, मुझे पता है आपको आंख कराना है,
मैं कराऊंगी, ठीक है। चलो, तो भाई वायवीय श्वसन कहाँ करते हैं हम लोग, या कोशिका में कहाँ होता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप बच्चों ने माइटोकॉन्ड्रिया को आराम से पढ़ लिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, अब आप मुझसे ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ा दिया है, तो आप सब जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब आप जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया तो हमारा दोस्त है, हाँ ये क्या होता है, ये किस खेत की मूली है, अब आप जानते हो। तो ये जो आपका वायवीय श्वसन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, ये होता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव में। अब आप ये भी जानते हो कि कोशिका द्रव्य क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, ये कोशिका द्रव्य में होता है। तो एक पूरी कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें तो होगा वायवीय श्वसन, और कोशिका द्रव्य में होता है अवायवीय श्वसन। इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, तो ये होता है साइटोप्लाज्म में। पूरी कोशिका में केंद्रक को छोड़कर जो लिक्विड भरा है वो होता है साइटोप्लाज्म, तो उसमें होता है अवायवीय श्वसन, ठीक है भाई। अब आ जाओ, अब और चीजें पढ़ते हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में। मैडम जो वायवीय श्वसन होता है इसका अंतिम उत्पाद या इसमें कितने एटीपी बनते हैं, और अवायवीय श्वसन जो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसका अंतिम उत्पाद क्या है। तो भाई बात करते हैं अंतिम उत्पाद की, यानी कि जब ये रेस्पिरेशन खत्म हो जाता है वायवीय श्वसन, तो लास्ट में हमें क्या मिलता है, बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं इसके, तो इसके जो बाय प्रोडक्ट है आप बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पानी और ऊर्जा, यानी एनर्जी यानी हीट भी लिख सकते हो, हीट यानी ऊष्मा या ऊर्जा लिख लेना, ठीक है। तो इस रेस्पिरेशन को करने के बाद हमें पानी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और ऊर्जा मिलती है। भाई जैसे कि आप करते हो वायवीय श्वसन, आपने सांस लिया और छोड़ा, कंप्लीट, तो जब आप सांस छोड़ते हो तो कौन से प्रोडक्ट बाहर निकालते हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो। मैंने बताया था जलवाष्प भी निकालते हैं पानी, और एनर्जी निकालते हैं, है ना। तो कितनी एनर्जी बनती है भाई, एनर्जी का मतलब एटीपी, एटीपी भी आपने पढ़े थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनते हैं, और एटीपी जो है वो कितने बनेंगे, तो आप बताओगे 36 से 38 एटीपी बनते हैं इसके अंदर। या तो ऑप्शन में 36 मिलेगा या ऑप्शन में 38, या इस फॉर्मेट में मिलेगा जैसे मैंने लिखवाया है। तो 36 से 38 एटीपी देखने को मिलते हैं वायवीय श्वसन के अंदर। एटीपी होती है ऊर्जा, एटीपी आपने पढ़ लिया था ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जो बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में ही जाकर संचित होते हैं ये एटीपी। यहां पर अगर बात करते हैं तो मैम इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, इसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसका बाय प्रोडक्ट जब आपको पूछेगा तो आप लोग बताएंगे कि भाई इसका बाय प्रोडक्ट होता है, एक तो आपको पूछेगा, मैं एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ, ईस्ट। ईस्ट जो होता है, ईस्ट आपने पढ़ लिया, एक कोशिकीय कवक होता है ये। ईस्ट क्या है बेटा, एक कोशिकीय कवक होता है ईस्ट, है ना। ईस्ट क्या होता है, एक कोशिकीय कवक होता है, एक कोशिका से बना कवक है। तो इसके अंदर होता है ये वाला श्वसन, अवायवीय श्वसन। तो जब ये अवायवीय श्वसन करता है ना, तो ये दो तरीके के बाय प्रोडक्ट निकालता है। एक तो बच्चा ये भी निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेपर में आएगा कि कौन सा जीव है या कौन अवायवीय श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड वायवीय श्वसन में निकलती है, लेकिन पेपर में आएगा कि कौन है जो अवायवीय श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, तो ये होता है ईस्ट। तो ईस्ट अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, और दूसरा ये निकालता है एथेनॉल, दूसरा ये निकालता है एथेनॉल। तो ईस्ट जो है वो दो तरीके के बाय प्रोडक्ट बनाता है, एक तो एथेनॉल और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक एथेनॉल और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो ईस्ट होता है इसके अंदर जब ये अवायवीय श्वसन करता है तो
ये कौन कौन से अंतिम उत्पाद निकालता है। स्पेशली ईस्ट की बात होगी, तो स्पेशली ईस्ट की बात कर रहे हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल निकालता है। ठीक है, अब आ जाओ, तो एक तो ये हो गए कार्बन इसके अंतिम उत्पाद यानी एथेनॉल। एथेनॉल तो बनता ही बनता है सभी में, लेकिन ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल दोनों। और जो दूसरा बाय प्रोडक्ट होता है इसका, पहला तो हमने ईस्ट के बारे में बात कर ली, ये दोनों होंगे, और जो दूसरा है वो होता है लैक्टिक एसिड। दूसरा इसका बाय प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। और यही लैक्टिक अम्ल, ये लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है, ये हमारी मांसपेशियों में बनता है। तो हमारी मांसपेशियों में बनता है लैक्टिक एसिड, तो ये कहाँ बनता है, मानव मांसपेशी में बनता है। मानव मांसपेशी, हमारी जो मांसपेशी हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं, उनमें बनता है लैक्टिक एसिड। और हमारी मसल्स में जब दर्द होता है ना, तो इसी के कारण दर्द होता है। ठीक है, तो इसी के कारण दर्द होता है। ठीक है, आपकी जो मांसपेशियां हैं उनमें पेन होता है, इसी के कारण आते हैं मसल्स क्रैम्प। तो मसल्स क्रैम्प जब आते हैं इसी के कारण आते हैं, यानी हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है। कई बार क्या करते हैं, हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उतनी मात्रा में ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुंच नहीं रही, तो आपकी कोशिकाएं ऐसा श्वसन करने लग जाती हैं थोड़ी देर के लिए जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है। तो बिना ऑक्सीजन वाला श्वसन ही होता है अवायवीय श्वसन। तो थोड़ी देर के लिए हमारी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन करने लग जाती हैं, और जिसके होने से बनता है लैक्टिक एसिड। यही लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में जम जाता है, जिससे दर्द होता है हमारी मसल्स में। तो मांसपेशियों में दर्द किस एसिड के जमा होने से होता है, लैक्टिक एसिड के जमा होने से। मैम यहाँ पर कितने एटीपी बनते हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कितने एटीपी बनेंगे, तो केवल 2। इस अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी बनते हैं, केवल 2 बनते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर 36 से 38 और यहाँ पर केवल 2 बनते हैं। ठीक मैम, ये किस में होता है, ये तो अगर आपको पूछे कि अवायवीय श्वसन जो है ये किस में होता है, तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया भाई ईस्ट में होता है। ठीक है, और दूसरा ये होता है जीवाणु में। तो किस में होता है, जीवाणु में होता है। तो ये जीवाणु में होता है, बैक्टीरिया में। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया और ईस्ट में होता है। ठीक है, बैक्टीरिया और ईस्ट में होता है। जबकि ये पूछ ले ये किस किस में होता है, तो ये सभी जीवों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, सभी जीवों में, पेड़ पौधों में भी होगा। ठीक है, कभी पूछ ले अमीबा में, यही वाला होता है बेटा, अमीबा में भी होगा, पैरामीशियम में भी होगा। ठीक, पेड़ पौधों में भी होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सभी जंतुओं में भी होगा। तो जीवाणु और ईस्ट करते हैं अवायवीय श्वसन, बाकी मोस्टली जो विकसित जीव है वो करते हैं वायवीय श्वसन। लेकिन अमीबा पूछा जा सकता है, पैरामीशियम पूछा जा सकता है, ये करते हैं वायवीय श्वसन। ठीक है बेटा, मेरा मैसेज दिख रहा है बेटा, रेनू आपका मैसेज बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया, जीएस का क्लास ऑफ कर दो। समझ नहीं आया बेटा क्या बोल रहे हो। चलो तो ठीक है बेटा, तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से इतने पॉइंट्स पूछे जाएंगे। कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं आपको जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़िएगा। ठीक है बेटा, तो धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। और प्रैक्टिस सेट में मैं ज़रूर आपको आँख कराऊंगी। ठीक है, वो गुस्सा नहीं था, वो जस्ट एक मजाक था। और आप हमारे बच्चे हो, आपको हम मारें पीटे कुछ भी करें हमारा हक है, क्योंकि हम आपके टीचर हैं। ठीक है बेटा, तो चलो धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे। पेपर की अभी कोई डेट नहीं है बेटा। सिलेबस तो खत्म हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है।